जय हिंद। ज्ञानकुरिया एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। 75 डे सीजीपीएससी चैलेंज में आज देखेंगे हम पंचायती राज अधिनियम के तहत निर्वाचन आयोग और निर्वाचन प्रक्रिया के महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन। तो चलिए देर न करते हुए पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य है। राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य बताना है। पंचायती राज चुनाव की अधिसूचना जारी करना, मतदाता सूची तैयार करना, आचार संहिता जारी करना, चुनाव के लिए चुनाव चिन्हों का आवंटन करना। तो हम इसके बारे में बात करें तो राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो पंचायती राज चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं करता है। ये पंचायती राज चुनाव की जो अधिसूचना जो है वो राज्यपाल जारी करता है। ठीक। मतदाता सूची तैयार करना ये निर्वाचन आयोग का क्या है, कार्य है। आचार संहिता जारी करना, जी हाँ, आचार संहिता भी निर्वाचन आयोग जारी करता है। चुनाव के लिए चुनाव चिन्हों का आवंटन ये भी निर्वाचन आयोग का कार्य है। मतलब जैसे सरपंच का या जनपद का या जिला का चुनाव हो रहा है तो किस अभ्यर्थी को कौन सा चिन्ह मिलेगा, ये किसके हाथ पे रहता है, आपका निर्वाचन आयोग के हाथ पे रहता है। तो इस तरीके से देखें तो बी सी डी जो है वो निर्वाचन आयोग के क्या है, कार्य है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या सही नहीं है। पंचायत चुनाव में एक क्षेत्र के लिए एक या एक से अधिक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त हो सकते हैं। जी हाँ, पंचायत चुनाव में एक रिटर्निंग ऑफिसर तो होता है, एक से अधिक रिटर्निंग ऑफिसर भी हो सकते हैं। जनरली एक ही रहता है, लेकिन अगर लग रहा है कि दो करना है तो वो भी हो सकता है। तो ये कथन आपका क्या है, सही है। राज्य निर्वाचन आयोग के सहमति से जिला निर्वाचन अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति कर सकता है। जी हाँ, राज्य निर्वाचन आयोग की सहमति से जिला निर्वाचन अधिकारी जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति करता है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि सबसे ऊपर में जो रहता है वो राज्य निर्वाचन आयोग रहता है। राज्य निर्वाचन आयोग रहता है। राज्य निर्वाचन आयोग का मतलब आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक, इसके नीचे में जो आएगा वो आएगा आपका जिला निर्वाचन अधिकारी आएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी के नीचे में रिटर्निंग ऑफिसर होता है। तो रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति जो है वो जिला निर्वाचन अधिकारी करता है, और जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग करता है। चलिए, थर्ड मतलब ये सही है आपका। नायब तहसीलदार श्रेणी से निम्न श्रेणी के अधिकारी को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त नहीं कर सकते। जी हाँ, ये भी सही है कि ये जो रिटर्निंग ऑफिसर बनेगा एट लिस्ट नायब तहसीलदार के पोस्ट के लेवल का होगा। नायब तहसीलदार से छोटे पोस्ट वाले जो भी अधिकारी होंगे वो रिटर्निंग ऑफिसर नहीं बन सकते। तो ये भी कथन क्या है, सही है। नायब तहसीलदार जिला पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकते हैं। नहीं, रिटर्निंग ऑफिसर हो सकता है कौन, नायब तहसीलदार से नीचे का नहीं हो सकता। मतलब नायब तहसीलदार रिटर्निंग ऑफिसर हो सकता है, लेकिन वो जिला पंचायत के लिए नहीं हो सकता है। ठीक, वो आपका ग्राम पंचायत जनपद पंचायत के लिए वो रिटर्निंग ऑफिसर हो सकता है, लेकिन जिला पंचायत के लिए रिटर्निंग ऑफिसर जो होता है वो जिला निर्वाचन अधिकारी पदेन आपका जो होता है वो इसके लिए रिटर्निंग ऑफिसर होता है। और जिला निर्वाचन अधिकारी मतलब उस जिले का जो कलेक्टर ही होता है वो जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में भी आपका कार्य करता है। तो ये वाला जो कथन है वो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नायब तहसीलदार जिला पंचायत के लिए रिटर्निंग ऑफिसर नहीं, बल्कि ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत के लिए क्या हो सकता है, रिटर्निंग ऑफिसर आपका हो सकता है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतदान केंद्र का प्रमुख कौन होता है। मतदान केंद्र के बारे में बात कर रहे हैं, पोलिंग बूथ के बारे में। ठीक है, तो मतदान जो केंद्र रहता है हम बात करें तो जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी। ठीक है, तो राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन ये जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करता है, और जिला निर्वाचन अधिकारी इसके सहमति से या अनुमति से रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति करता है। ठीक, और पीठासीन अधिकारी होता है उसके नीचे, और उसके नीचे क्या होता है आपका मतदान अधिकारी होता है। तो ये जो मतदान अधिकारी होता है वो जो होता है पोलिंग बूथ पे होता है। मतदान केंद्र का जो हेड होता है वो कौन होता है आपका, पीठासीन अधिकारी जो होता है वो मतदान केंद्र का प्रमुख होता है। मतदान अधिकारी जो होता है आपका पोलिंग बूथ का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत चुनाव में पद और उसके लिए जमानत राशि सही सुमेलित नहीं है, पूछ रहे हैं किसके लिए, पद के लिए और जमानत राशि।
ठीक, इसका मतलब यह है कि जब आप पंच का चुनाव लड़ोगे, सरपंच का लड़ोगे, जनपद सदस्य या जिला पंचायत सदस्य, तो उसके लिए आपको एक नामांकन फॉर्म भरना होता है। ठीक है, नामांकन फॉर्म भरना रहता है। नामांकन फॉर्म के साथ साथ आपको घोषणा पत्र, अब शपथ पत्र देना पड़ता है कि आपके पास कितने प्रॉपर्टी है, आपके ऊपर कुछ क्राइम, कुछ केस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग जानकारी आप शपथ पत्र में दोगे। नामांकन फॉर्म, आप किस पद के लिए लड़ रहे हो उसके लिए आप नामांकन दोगे। ठीक है, इसके साथ साथ आप इसमें एक फीस भी दोगे। ठीक, अमाउंट भी दोगे। ठीक, तो ये जो अमाउंट रहेगा वो बाद में आपको वापस हो जाएगा। तो किस पद के लिए कितना अमाउंट आपको देना है, तो जिला पंचायत सदस्य का जब कोई चुनाव लड़ता है तो उसके लिए नामांकन का जो राशि है वो कितना होता है, 4,000 रुपए है। ये सही है। ठीक है, और ये 4,000 रुपए किसके लिए है, सामान्य वर्ग के लिए है। आरक्षित वर्ग के लिए ये जो होता है वो हाफ हो जाता है। आरक्षित मतलब एसटी एससी ओबीसी वाला जो है उसके लिए 2,000। इवन महिलाओं के लिए भी, फीमेल कैंडिडेट के लिए आपका ये जो राशि रहता है वो हाफ होता है। तो सामान्य कैंडिडेट के लिए 4 और आरक्षित रिजर्व कैंडिडेट के लिए आपका इसका जो राशि होता है वो कितना होता है, 2,000 हो जाता है। जनपद पंचायत सदस्य के लिए हम देखें तो इसका जो राशि रहता है वो 2,000 होता है सामान्य के लिए, और आरक्षित के लिए देखें तो ये भी आधा हो जाता है, 1,000 रुपया हो जाता है। ठीक, सरपंच की बात करें तो सरपंच के पद के लिए नामांकन, शपथ पत्र और जो राशि होता है वो 1,000 रुपए होता है। और ये किसके लिए, आरक्षित के लिए और जो अनरिजर्व के लिए, और जो जिसको कैटेगरी वाले लोग के लिए ये आपका क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, मतलब आपका 500 हो जाएगा। पंच पद के लिए जो राशि होता है ये सुमेलित नहीं है। पंच के लिए 500 रुपए नहीं होता, ये होता है आपका 50 रुपए पंच के लिए। ठीक, और आरक्षित वर्ग के लिए देखा जाए तो ये हाफ हो जाता है 25 रुपए। ठीक, तो आरक्षित मतलब एसटी एससी ओबीसी और महिलाओं के लिए, अब महिला मतलब आपका वो जनरल कैटेगरी का भी महिला हो सकता है, तो महिलाओं के लिए सीधा सीधा किसी कैटेगरी का रहे वो जो भी है उसका क्या हो जाएगा, आपका हाफ हो जाएगा। तो इस तरीके से देखें तो ये पंच जो है वो क्या है, आपका सुमेलित नहीं है। अगर इसी कैटेगरी में बात करें तो इन लोग का जो चुनाव चिन्ह, आपको जो बैलेट पेपर मिलता है, ठीक है, उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। जैसे जिला पंचायत सदस्य है, जिला पंचायत सदस्य है, जनपद पंचायत सदस्य है और सरपंच है। तो अगर किन्हीं को चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ने के लिए पहले वो लोग क्या बनाते हैं, आपका एक नकली मत पत्र बनाते हैं, बैलेट पेपर बनाते हैं और प्रचार करते हैं। ठीक है, तो वो प्रचार करने के लिए उनको हेल्पफुल हो जाएगा क्या, जैसे जिला पंचायत सदस्य का जो बैलेट पेपर रहता है वो पिंक कलर का होता है। जनपद पंचायत का जो बैलेट पेपर होगा वो येलो, पीला कलर का होगा, येलो कलर का होगा। और सरपंच वाला जो रहता है वो आपका ब्लू कलर का होगा। और पंच के लिए क्या हो जाएगा, आपका व्हाइट कलर के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो मतदान केंद्र में जब आप वोटिंग करने जाएंगे तो आपको जो बैलेट पेपर मिलेगा तो एक साथ आपको 4 वोट देना रहता है। एक पंच के लिए देना रहता है, एक सरपंच के लिए देना रहता है, एक जनपद और एक जिला के लिए। मतलब पंचायत चुनाव जो होता है एक जटिल चुनाव है। ठीक है, एज कंपेयर टू विधानसभा और लोकसभा। लोकसभा में गए एक बटन दबा दिए, विधानसभा चुनाव में गए एक बटन दबा दिए। ठीक है, पार्षद चुनाव में भी गए आपने, पार्टी लेवल पे होता है एक बटन दबा दिए। लेकिन पंचायत चुनाव में सिर्फ एक से नहीं होता है, आपको एक साथ 4 वोट करना रहता है, पंच के लिए भी, सरपंच के लिए, जनपद और जिला के लिए। 4 अलग अलग बैलेट पेपर मिलेंगे और सब में चुनाव में खड़े होने वाले जो उम्मीदवार है वो भी बहुत ज्यादा रहते हैं। तो जो मतदाता है वो कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो इस तरीके से देखें तो पहले ही प्रचार करने वाले जो रहते हैं उनको पता है, जैसे जिला पंचायत वाले लोग को पता है कि हमारा जो कलर है वो पिंक कलर का है, तो इसलिए वो लोग पहले से चुनाव प्रचार के समय ही क्या करेंगे, नकली मत पत्र बनवाते हैं। वो कौन से कलर का बनाएंगे, पिंक कलर का। जनपद वाले येलो, सरपंच ब्लू और पंच जो होता है वो व्हाइट। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था आपका पंच था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत चुनाव में प्रतिभूति निक्षेप की राशि अभ्यर्थी को वापस कर दी जाएगी यदि। अब ये उसी के बारे में बात कर रहे हैं, प्रतिभूति निक्षेप मतलब अभी जो अमाउंट आपने नामांकन फॉर्म के साथ जो किया, 4,000, 2,000, 1,000 या 50 रुपए पंच के लिए, वो वापस उम्मीदवार को वापस किया जाएगा, अभ्यर्थी को वापस किया जाएगा। कब वापस किया जाएगा, उसका नाम चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में दर्शित न हो। जैसे आपने फॉर्म भरा लेकिन उनका फॉर्म जो है लिस्ट में नहीं आया, तो निर्वाचन आयोग क्या करेगा, उसका जो अमाउंट है उसको क्या करेगा, रिटर्न करेगा। ठीक, यदि मतदान के पूर्व अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाए, जिस दिन मतदान है उसके पहले ही उनका क्या हो जाए, डेथ हो जाए,
ठीक है, तो ऐसे केस में जो भी उनका अमाउंट जो वहां पर दिए थे वो उनके परिवार वालों को वो क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। यदि उसने कुल मत के 1/6 मत प्राप्त किया हो, ठीक, जैसे मान लो जाए किसी क्षेत्र में 600 वोट है, तो 600 वोट में से उनको 1/6 मतलब आपको कितना वोट पाना था, 100 वोट पाना था, तब उनको क्या हो जाएगा, उसका जो पैसा है वो वापस हो जाएगा। अगर वो 100 वोट नहीं पाता है, अगर वो 99 में रुक गया, ठीक, तो 1/6 मत प्राप्त नहीं किया, तब इसी को हम बोलते हैं जमानत जब्त होना। तो वो जो जमानत राशि उन्होंने दिया था वो वापस नहीं होगा। तो जमानत राशि मतलब जो पैसा आप पहले दिए हो उसको वापस पाने के लिए आपको कितना वोट पाना है, 1/6 वोट पाना है। अगर आप नहीं पाते हो तो वो पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। हालांकि कोई भी व्यक्ति जो है वो वापस लेता नहीं है यदि वह चुनाव के 9 माह के पूर्व वापसी का दावा किया हो। अब चुनाव के पहले ही जब वो फॉर्म ही नहीं भरा है, नामांकन ही नहीं किया है, तो वो आपको वो राशि कहां से मिलेगा, ये होना चाहिए था। यदि वो चुनाव के बाद, कितने बाद, 6 माह बाद अगर वो नहीं लेता है, मतलब अगर किसी को अपना ये जो नामांकन का जो राशि है, जमानत की राशि वापस लेना है, तो कितने दिन के बाद, जिस दिन चुनाव हुआ, रिजल्ट आया, उसके 6 महीने के अंदर आपको जमानत की राशि आपको वापस ले लेना है। ठीक, अगर जमानत की राशि आपने 6 महीने तक नहीं ली तो भी से वो वापस आपको रिटर्न नहीं होगा। तो इस तरीके से आपका वो क्या हो जाएगा, 1 2 3 जो हो जाएंगे आपके सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिटर्निंग ऑफिसर नामांकन फॉर्म को नामंजूर कर सकता है यदि, ठीक, अब ये नामांकन फॉर्म, जैसे कोई पंच है या सरपंच है, वो अपना नामांकन फॉर्म लेकर के अगर उनको चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ने के लिए वो क्या करेगा, फॉर्म भरेगा। ठीक है, तो उसी फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, नामांकन फॉर्म भरेंगे, नामांकन फॉर्म बोलेंगे। तो वो नामांकन फॉर्म किसके अधीन भरेगा, वो रिटर्निंग ऑफिसर। ठीक, तो रिटर्निंग ऑफिसर मतलब उसको क्या करेगा, स्क्रूटनी करेगा कि ये नामांकन जो भरा हुआ है वो सही है या गलत है। और मान लो जाए उसको रिजेक्ट कर दिया, क्या कर दिया, नामंजूर कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, किसको, उसके नामांकन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया। तो कब रिजेक्ट कर सकता है, यदि उस पद हेतु अर्हताओं को पूर्ण नहीं करता हो तो जी हां, इस कंडीशन पे वो फॉर्म को क्या कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। जैसे पंच पद के लिए या सरपंच के लिए या किसी भी पंचायती राज में पंच, सरपंच, जनपद, जिला, किसी भी पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, 21 वर्ष। वोट देने के लिए 18 वर्ष है, लेकिन अगर आपको पंच बनना है, सरपंच बनना है, तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष। अब 21 वर्ष का न होकर के आप 20 वर्ष के हो, 18 वर्ष के हो और आपने नामांकन फॉर्म भरा है, तो वो फॉर्म क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो पहला लाइन यही बोल रहा है। ठीक, यदि ये सिर्फ उसी के बारे में नहीं है कि आयु के बारे में, और भी बहुत सारे अर्हता है, उसको आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो उस कंडीशन पे। जैसे आपको आप 21 से 30 साल के ड्यूरेशन वाले हो, 21 से 30 साल के बीच में हो और आपको पढ़ना लिखना नहीं आता है, साक्षर नहीं हो, साइन करने नहीं आता, तब भी आप क्या हो जाओगे, रिजेक्ट हो जाओगे। हाँ, लेकिन ये कंडीशन 40 साल के ऊपर वाले लोग के लिए नहीं है। अगर कोई व्यक्ति जिसका उम्र 40 साल है और उसको पढ़ना लिखना नहीं आता, साक्षर नहीं है, वो चुनाव लड़ सकता है। लेकिन जिसकी उम्र 21 से 30 है, उनको साक्षर होना क्या है, जरूरी है। यदि प्रस्तावक नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर हेतु निर्हरित हो, ये भी इस कंडीशन पे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। किसके लिए, प्रस्तावक। अब यहां पर एक अभ्यर्थी होता है जो नामांकन फॉर्म भरता है कि मैं सरपंच के पद में लड़ूंगा, तो उसके लिए एक प्रस्तावक होता है। प्रस्तावक कहने का मतलब उसको आगे बढ़ाने वाला। ठीक है, मतलब मैं इसका समर्थन करता हूं, वो प्रस्तावक होगा कि हम लोग इसको सरपंच बनाएंगे, तो उनका भी साइन रहेगा। तो वो जो प्रस्तावक है वो कहां का होना चाहिए, जिस ग्राम पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं उस ग्राम पंचायत का होना चाहिए। या पंच के लिए लड़ रहे हैं तो जिस वार्ड में पंच आप लड़ रहे हो उसी वार्ड का क्या होना चाहिए, प्रस्तावक होना चाहिए। दूसरे वार्ड का आप प्रस्तावक डाल दिए या दूसरे गांव का सरपंच में डाल दिए प्रस्तावक, या जनपद क्षेत्र दूसरे क्षेत्र का व्यक्ति से आपने साइन करवा लिया, प्रस्तावक बना लिया, तो वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। यदि उम्मीदवार स्व घोषणा पत्र या शपथ पत्र या प्रस्तावक प्रतिभूति निक्षेप संबंधी प्रावधानों का पालन न करता हो, यह भी सही है। यदि घोषणा पत्र देने के लिए बोला गया है, घोषणा पत्र नहीं दिए हो, शपथ पत्र देने के लिए बोला है, शपथ पत्र नहीं दिए हो, या प्रस्तावक के लिए बोला है, आपने प्रस्तावक का साइन नहीं कराया, या आपको प्रतिभूति निक्षेप के संबंधी मतलब आपको फीस के बारे में बोला है, वो भी नहीं कर रहे हो, तो इस कंडीशन पे भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक नामांकन फॉर्म एक ही पद के लिए जमा करे
तब भी आपका जो फॉर्म है वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे सरपंच के लिए आपने एक ही फॉर्म भरा है तो उसके लिए भी क्या हो जाएगा, आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से देखें तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए बी सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायतों की कालावधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, किसके बारे में बोल रहे हैं, पंचायत के समय कालावधि के बारे में, मतलब पंचायत का कार्यकाल 5 साल का होता है, ये कंफर्म है। अब उसमें क्या सत्य है या असत्य है के बारे में, बीच में पंचायत के विघटन पर विघटन के 6 महीने के भीतर आयोजित किया जाएगा निर्वाचन, यहाँ पर एक वर्ड है निर्वाचन आयोजित किया जाएगा। जी हाँ, अगर पंचायत का कार्यकाल 5 साल का है, 6 महीने या साल भर के बाद अगर पंचायत का विघटन हो गया, विघटन कहने का मतलब यह है कि उसमें से सारे पंच और सरपंच जो है वो पद से हट गए, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में 6 महीने के भीतर ही क्या करना पड़ता है, चुनाव कराना पड़ता है। तो ये कथन आपका क्या हो जाएगा, आपका सत्य हो जाएगा। यदि विघटन के समय पंचायत की शेष अवधि 6 महीने से कम है तो इसकी शेष अवधि के लिए चुनाव कराना आवश्यक नहीं होगा। जी हाँ, ये भी सही है। अगर चुनाव जो है जैसे 5 साल हो गया है, 5 साल का कार्यकाल था, 4.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, सिर्फ 6 महीना बाकी है और पंचायत विघटित हो गया, तो सिर्फ 6 महीने के लिए नया पंचायत चुनाव नहीं कराएंगे, वरन 6 महीने के बाद जो जो फिर से चुनाव होता है पंचायत का वो होगा। तो 6 महीने के कम समय के लिए आपका जो चुनाव नहीं होगा, यह भी कथन सत्य है। पंचायत के गठन संविधान के लिए चुनाव इसकी 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पहले पूरा हो जाएगा। जी हाँ, ये भी कथन सत्य है। ये सारे हमारे भारत में जितने भी चुनाव होते हैं मुख्य रूप से उसमें 5 वर्ष का जिसमें कार्यकाल है, तो 5 वर्ष पूरा होने के पहले ही चुनाव करा लिया जाता है, चाहे वो लोकसभा का हो, राष्ट्रपति का हो, चाहे विधायक का हो, चाहे सरपंच का चुनाव हो। सरपंच का कार्यकाल 5 साल का था, 5 साल पूरा होने के पहले ही नया इलेक्शन हो जाना चाहिए। तो ये भी कथन आपका क्या है, सत्य है। किसी भी पंचायत के विघटन पर गठित पंचायत की अवधि अगले 5 वर्षों के लिए होगी नहीं, ये गलत है। जैसे पंचायत का कार्यकाल 5 साल का है, 2 साल के बाद पंचायत विघटित हो गया, नया चुनाव होगा, तो नया जो पंचायत बनेगा तो उसका कालावधि 5 साल ना होकर के बचे हुए समय के लिए रहेगा, मतलब 3 साल बाकी था, तो अगला जो सरपंच या पंच जो लोग बनेंगे वो सिर्फ 3 साल के लिए बनेंगे, न कि 5 साल के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत के कार्यकाल की गणना किस तिथि से की जाती है? ग्राम पंचायत के कार्यकाल की गणना किस तिथि से की जाती है? पंचायत चुनाव परिणाम घोषणा तिथि। अब देखो, मान लो जाए हम बात करें 10 दिसंबर को इलेक्शन हुआ, ठीक, 11 दिसंबर को रिजल्ट आया, ठीक, 12 दिसंबर को रिजल्ट ऑफिशियली हुआ, ठीक, अधिसूचित किया गया, ठीक, और सपोज हम ले लेते हैं 13 दिसंबर को क्या हुआ, शपथ ग्रहण हो रहा है, ऑथ सेरेमनी हो रहा है, और 14 दिसंबर को आपको पहला सम्मेलन हो रहा है, मीटिंग हो रहा है, फर्स्ट मीटिंग, ठीक। तो पंचायत का जो कार्यकाल है वो कहां से चालू होगा, जिस दिन रिजल्ट आया, या जिस दिन अधिसूचित हुआ, या जिस दिन शपथ हुआ, या जिस दिन फर्स्ट सम्मेलन हुआ। तो पंचायत के कार्यकाल की जो गणना होती है ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से ही होती है। जिस दिन रिजल्ट आया या अधिसूचना जारी हुआ, शपथ ग्रहण हुआ, उससे मतलब नहीं है, प्रथम सम्मेलन की तिथि से ही क्या कहलाता है, पंचायत के कार्यकाल की गणना होती है। और जनरली प्रथम सम्मेलन पे ही ये शपथ ग्रहण किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर शपथ ग्रहण पहले भी दे दिया है और ये दिया है तो आंसर आपका ये होगा। तो ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से ही पंचायत का कार्यकाल क्या होता है, स्टार्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी को हम क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे एक ग्राम पंचायत के लिए चुनाव जो है वो 10 जनवरी 2016 को हुआ। इलेक्शन कब हुआ आपका, 10 जनवरी 2016 को हुआ। इसका प्रथम सम्मेलन कब हुआ, फर्स्ट मीटिंग जो है वो 24 जनवरी 2016 को हुआ, ठीक। इसके बाद कुछ अनियमितताओं के कारण ग्राम पंचायत जो है 10 अक्टूबर 2018, मतलब 2016 में चुनाव हुआ था और 2018 में ये क्या हो गया, विघटित हो गया, मतलब नया पंचायत चुनाव फिर से होगा। तो 10 अक्टूबर को हुआ है, इसका मतलब 6 महीने के अंदर हमको क्या करना है, फिर से एक नया चुनाव करना पड़ेगा। तो 10 अक्टूबर 2018 को विघटित हुआ था। नई ग्राम पंचायत के लिए चुनाव जो है अगले महीने ही 12 दिसंबर 2018 को चुनाव हुआ, और 12 दिसंबर 2018 का चुनाव हुआ तो इसका जो पहला सम्मेलन हुआ वो 27 दिसंबर 2018 को हुआ,
ठीक, तो बोल रहा है कि इस नवगठित अवधि क्या होगी, नवगठित ग्राम पंचायत की अवधि क्या होगी। तो अभी याद रखना, इसका जो प्रथम सम्मेलन कब हो रहा है आपका, 27 दिसंबर 2018 को। ठीक, और इसका जो प्रथम सम्मेलन कब हुआ है, 24 जनवरी 2016 को। तो मुख्य चुनाव ये था, 24 जनवरी 2016 वाला जो चुनाव था वो मुख्य चुनाव था, और ये तो आपका क्या था, मध्यावधि चुनाव है। तो मुख्य चुनाव का जो कार्यकाल होगा वही 5 साल होगा। इसका मतलब 24 जनवरी 2016 से 5 साल देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 और 5 21, 24 जनवरी 2021 तक इसका कार्यकाल होना है, 5 साल। लेकिन 24 जनवरी 2021 के पहले ही क्या हो गया, पंचायत विघटित हो गया, नया चुनाव हो गया। तो जो नया चुनाव होगा उसके सरपंच वो 24 जनवरी 2021 तक ही कार्यकाल हो पाएगा उनका, यहां से 5 साल काउंट नहीं होगा, यहां से 5 साल होगा। तो 24 जनवरी 2016 से 5 साल देखेंगे तो 24 जनवरी 2021, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज अधिनियम के अधीन किए गए किसी निर्वाचन को याचिका पेश करके प्रश्नगत किया जाता है, इस संदर्भ में सही क्या है। ग्राम पंचायत के मामले में अनुविभागीय अधिकारी, सरपंच के मामले में अतिरिक्त कलेक्टर, जनपद पंचायत के मामले में कलेक्टर, अध्यक्ष जनपद पंचायत के मामले में संभागीय आयुक्त, जिला पंचायत के मामले में संचालक और अध्यक्ष जिला पंचायत के मामले में प्रमुख सचिव पंचायत। तो अगर पंचायती राज अधिनियम के तहत निर्वाचन को चैलेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो किससे आप इससे वो करेंगे, अपील करेंगे। तो ग्राम पंचायत के मामले में जो होता है वो अनुविभागीय अधिकारी होता है ग्राम पंचायत के मामले। अब इस ग्राम पंचायत के मामले में मतलब पंच, सरपंच और उप सरपंच तीनों आ गया। तो सरपंच के मामले में अतिरिक्त कलेक्टर, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सरपंच के मामले में भी क्या रहेगा, अनुविभागीय अधिकारी होगा। जनपद पंचायत के मामले में कलेक्टर को, जी हां, यह भी सही है। अब जनपद पंचायत बोल दिया तो इसके अंदर जनपद सदस्य, जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तीनों आ गया। तो अध्यक्ष जनपद पंचायत के मामले संभागीय आयुक्त, ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। जिला पंचायत के मामले में संचालक पंचायत को, जी हां, ये भी सही है। अध्यक्ष जिला पंचायत के मामले में सचिव, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये इसके अंतर्गत आ चुके हैं। तो ए सी ई जो हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत चुनाव में एक उम्मीदवार किन अभिकर्ताओं की नियुक्ति कर सकता है। तो पंचायत का इलेक्शन होना है, एक कैंडिडेट है जो चुनाव लड़ रहा है, वो कौन कौन सा अभिकर्ता मतलब कौन कौन से एजेंट वो बना सकता है, कौन, उम्मीदवार, कैंडिडेट क्या एजेंट बनाता है, तो क्या वो चुनाव अभिकर्ता बनाता है, ठीक है, इलेक्शन एजेंट, जी हां, वो चुनाव अभिकर्ता बनाता है। क्या वो लेखा अभिकर्ता, अकाउंट एजेंट, नहीं, अकाउंट एजेंट नहीं बनाता। क्या प्रचार अभिकर्ता, नहीं, ऑफिशियली प्रचार करने के लिए लोग रखे रहते हैं, एजेंट बोल सकते हो आप उसको, लेकिन ऑफिशियली वो उसको हम प्रचार अभिकर्ता नहीं बोलते, मतलब ये पोस्ट नहीं होता। मतदान अभिकर्ता, जी हां, ये होता है, पोलिंग एजेंट होता है, ये सही है। गणना अभिकर्ता, जब मतदान हो जाएगा तो गणना करने के लिए आपका क्या हो जाएगा, अभ्यर्थी जो है सब जगह तो नहीं बैठ पाएगा, जैसे सरपंच है तो एक जगह बैठ गया, लेकिन अगर कोई जनपद सदस्य लड़ रहा है, 4 जगह उसको काउंटिंग में बैठना है तो अकेले तो नहीं बैठ पाएगा, तो अपने जगह क्या करेगा, वो 3-4 लोगों को ऐसे एजेंट रखेगा, उसको हम काउंटिंग एजेंट बोलेंगे। तो काउंटिंग एजेंट गणना अभिकर्ता भी रखता है, मुख्य अभिकर्ता ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरीके से देखें तो 1, 4, 5 ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या सही नहीं है। एक उम्मीदवार 2 वार्डों से पंच का चुनाव लड़ सकता है, नहीं, एक उम्मीदवार 2 वार्ड से पंच का चुनाव नहीं लड़ सकता है। एक उम्मीदवार पंच और सरपंच का चुनाव एक साथ लड़ सकता है, जी हां, एक उम्मीदवार पंच और सरपंच का चुनाव लड़ सकता है। एक उम्मीदवार सरपंच और जनपद सदस्य का चुनाव लड़ सकता है, जी हां, सरपंच और जनपद का चुनाव लड़ सकता है। जिला पंचायत का सदस्य एक का लड़ सकता है, जी हां, ये लड़ सकता है। मतलब 4 अलग अलग बॉडी है, ये आपका पंच वाला है, ये आपका सरपंच वाला है, ये जनपद वाला है और ये जिला वाला है। ठीक, एक ही वार्ड से दो वार्ड से एक ही पोस्ट के लिए आप नहीं लड़ सकते, मतलब 2 गांव से 2 सरपंच नहीं बन सकते, 2 वार्ड से 2 पंच नहीं बन सकते, 2 जनपद क्षेत्र से 2 जनपद सदस्य नहीं बन सकते, और 2 जिला पंचायत क्षेत्र से 2 जिला पंचायत सदस्य आप नहीं बन सकते, एक ही बन पाओगे। हाँ, आप पंच और सरपंच एक साथ लड़ सकते हो, पंच और सरपंच एक साथ लड़ सकते हो, या पंच और जनपद सदस्य एक साथ लड़ सकते हो, या जिला सदस्य, मतलब चारों में से कोई 2 का कॉम्बिनेशन आप कर सकते हो।
तो पंच जो है वो चुनाव नहीं लड़ सकते 2 वार्डों से। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अभ्यर्थी सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं। मत पत्र में इसका नाम किस क्रम में लिखा जाएगा? जैसे अब हम लोग देखते हैं वोटिंग करने जाएंगे तो ऐसे आपको मिलेगा, ठीक, ये आपका बैलेट पेपर रहेगा। इस बैलेट पेपर में एक तरफ आपका सीरियल नंबर रहेगा, सीरियल नंबर 1 2 3। अब इसमें क्या रहेगा, जो कैंडिडेट खड़े हैं, चुनाव में खड़े हैं, उसका यहां पर क्या रहेगा, नेम रहेगा, नाम रहेगा, ठीक। और उसके जस्ट सामने क्या रहेगा, आपका सिंबल रहेगा उसका, ठीक है, चुनाव चिन्ह रहेगा। तो आपको चुनाव चिन्ह में आपको क्या है, मुहर लगाना है। तो ये जो नेम जो होगा, किसका नाम सबसे ऊपर होगा, किसका नाम सबसे नीचे होगा, किसका बीच में आएगा, ये डिसाइड कौन करता है आपका, ठीक है, इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा। तो ये इसके लिए रूल है। तो ये जो है हिंदी अल्फाबेट के अनुसार रखा जाता है, ना कि इंग्लिश अल्फाबेट के अनुसार, ठीक। अगर मैं इंग्लिश अल्फाबेट में देखूं तो पहला नाम क्या हो जाएगा, बलवंत राय आ जाएगा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी पहले आता है, बी के बाद जे आता है तो जय बजाज आ जाएगा, और उसके बाद जय किशन आ जाएगा, और लास्ट में आपका जे के बाद के आता है तो ये आ जाएगा। मतलब 3 1 2 4 ये इसका आंसर होता है इंग्लिश अल्फाबेट में। लेकिन पंचायत में क्या होता है, हिंदी अल्फाबेट, हिंदी वर्णमाला के अनुसार लिखते हैं। तो हिंदी वर्णमाला के अनुसार ज ज क और ब में सबसे पहला अक्षर क्या बनेगा आपका, तो पहला अक्षर आपका क्या बनेगा, क आता है। ज क और ब में पहला अक्षर क्या आता है, क आता है। तो कमल राज का नाम पहले आएगा, 4th नंबर पहले हो जाएगा, ठीक है। क के बाद आपका ज का नंबर आता है तो ज आएगा। तो दोनों में जय है, तो जय के बाद अब आपका इसमें ब है और इसमें क है, तो क पहले आता है तो जय किशन पहले आएगा, फिर उसके बाद आपका जय बजाज आएगा, ठीक। और लास्ट में आपका ब आएगा, बलवंत प फ ब, वो लास्ट में आएगा तो 3, ठीक। तो 4 2 1 3, 4 2 1 3, ऑप्शन नंबर सी जो हो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इसीलिए क्या करते हैं, जो पंचायत लड़ने वाले रहते हैं अधिकतर बेनिफिट किनको मिल जाता है, जो ऊपर में नाम रहता है या नीचे में नाम रहता है उनको थोड़ा सा बेनिफिट रहता है, क्योंकि जो लिटरेट नहीं रहते हैं वो वोटिंग करने, जिनको ज्यादा जानकारी नहीं है, ठीक है, तो ऊपर या नीचे किसी में एक में आपका मुहर लगा देते हैं। तो लोग इसीलिए क्या करते हैं, अपने नाम को आगे पीछे कर लेते हैं। जैसे ये चाहेगा कि मैं आगे आ जाऊं पीछे आ जाऊं, तो बजाज को पहले लिख देगा, जय को बाद में लिख लेगा, बजाज जय, और इस नाम से वो चुनाव में खड़ा हो जाएगा। नाम उनका जय बजाज जरूर है, लेकिन वो सरनेम को अपने आगे पीछे कर लेगा, जिससे वो उनको पता चल जाएगा कि चुनाव में कितने लोग खड़े हो रहे हैं। अगर मेरा नाम इस अक्षर पे आ रहा है तो मैं आखिरी में आ जाऊंगा या पहले आ जाऊंगा, तो अपने नाम के आगे पीछे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत को विघटित करने की शक्ति के मामले में क्या सही है, कि पंचायत को कौन विघटित कर सकता है, ठीक। तो पंचायत को, ग्राम पंचायत के मामले में अनुविभागीय अधिकारी, नहीं, गलत है ये। जनपद पंचायत के मामले में कलेक्टर, नहीं, ये भी गलत है आपका। जिला पंचायत के मामले में संचालक पंचायत, जी हाँ, ये सही है, ठीक है। तो विघटित कौन कर सकता है, संचालक, पंचायत विभाग का जो संचालक है वो ग्राम पंचायत को भी विघटित कर सकता है, जनपद पंचायत को भी विघटित कर सकता है, और जिला पंचायत को भी विघटित कर सकता है। कौन करता है, संचालक ही तीनों को, पंचायत को विघटित कर सकता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निवेदित मत टेंडर वोट के बारे में क्या सही नहीं है, सही नहीं है पूछ रहे हैं, ठीक। किसके बारे में, निवेदित मत, टेंडर वोट। अब ये टेंडर वोट क्या होता है इसको समझते हैं। ऑप्शन ए, यह मतदान केंद्र को प्रदत्त अंतिम मत पत्र होता है, जी हाँ, मतदान केंद्र को अंतिम मत पत्र जो होता है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, टेंडर वोट बोलते हैं। यह मतदान केंद्र में उपयोग किए जाने वाले मत पत्रों के समान होता है, जी हाँ, जैसे मतदान केंद्र में और जो भी मत पत्र आए हैं उसी के जैसे ही रहता है। अब लास्ट में इसको यूज करना है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया है, टेंडर वोट रख दिया है, ठीक। निविदत मत को मत पेटी में नहीं डाला जाता, जी हाँ, निविदत मत को मत पेटी में नहीं डाला जाता, ठीक है। इसको आपका जो पीठासीन अधिकारी जो रहेगा, ठीक है, उनके हाथों में दिया जाता है, इनको मत पेटी में नहीं डाला जाता है। यह मत पत्र अंतिम मतदाता को दिया जाता है, नहीं, ये गलत है। यह मत पत्र अंतिम मतदाता को दिया जाता है, ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। यह मत पत्र किसको दिया जाता है, या टेंडर वोट या निविदत मत किसको बोलते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जिनका नाम
मतदाता सूची में है, ठीक है, और उन्होंने वोट डाला नहीं है लेकिन उनके नाम से वोट डल गया है, मतलब ये फॉल्स वोटिंग हो गया है, उनके नाम से पहले से वोटिंग हो चुका है, जबकि वास्तविक में जब वो व्यक्ति पहुंचता है तो रियल में व्यक्ति वही है और उनके नाम से वोटिंग हो गया है। अब किसने वोटिंग किया है वो तो पहचान नहीं है, अगर पहचान भी गया तो कौन सा वोट उसने किया है वो भी पहचान नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए अब चूंकि ये जान गए हैं कि यही असली व्यक्ति है तो उनको एक मत एक्स्ट्रा दिया जाए, उनको एक मत दिया जाएगा। लेकिन अब टोटल मत में तो क्या हो गया, जैसे 1000 वोटर थे, एक व्यक्ति ने एक्स्ट्रा डाल दिया है, अब जो ओरिजिनल व्यक्ति आ रहा है और वो वोट डालेगा तो वोट तो 1001 हो जाएगा, लेकिन किसी भी कंडीशन पे वोट 1000 से कम भले हो सकता है नहीं डालेंगे तो, लेकिन 1001 नहीं हो सकता है। तो जो फॉल्स वोटिंग है वो हो चुका है, जो नया व्यक्ति आया है वो जो मत डालेगा वोट डालेगा तो उसी को ही हम क्या बोलेंगे, टेंडर वोट बोलेंगे। तो जनरली ये वोट काउंट नहीं होता है इस नॉर्मल केस पे, पर अगर डिसीजन लेने के समय आए तो वो फिर क्या हो जाएगा, आपका काउंट हो जाएगा। तो ये निवेदित मत को हम मत पेटी में नहीं डालते, ठीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाचन के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? जिला पंचायत का सदस्य, जनपद पंचायत का सदस्य, ग्राम पंचायत का सरपंच, ग्राम पंचायत का उप सरपंच, जिला पंचायत जनपद पंचायत का अध्यक्ष, ग्राम पंचायत का पंच। अगर हम इसमें देखें, जिला पंचायत का सदस्य जो होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन, प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जनपद पंचायत सदस्य डायरेक्ट होता है, ग्राम पंचायत का सरपंच डायरेक्ट होता है, ग्राम पंचायत का उप सरपंच का जो चुनाव होता है वो डायरेक्ट नहीं होता है, मतलब जनता नहीं चुनता है, वो पंचों के द्वारा चुना जाता है, तो ये क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष चुनाव कहलाएगा। जिला पंचायत और जनपद पंचायत का जो अध्यक्ष होता है वो भी डायरेक्ट नहीं होता है, सदस्यों के द्वारा चुना जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट। ग्राम पंचायत का पंच का जो चुनाव है वो जनता करता है, तो ये भी क्या है, आपका डायरेक्ट चुनाव है। तो इनमें सुमेलित नहीं है, मतलब इसमें से क्या अलग है, तो डायरेक्ट चुनाव वाले कौन कौन से हैं, 1 2 3 और आपका 6। तो जो बच गए आपके 4 और 5 ये इनडायरेक्ट इलेक्शन वाले हैं, तो ये 4 और 5 ऑप्शन नंबर सी आपके सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के विषय में क्या सही नहीं है? ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से 1 वर्ष के भीतर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है, ये गलत है। 1 वर्ष के भीतर अविश्वास प्रस्ताव कभी भी किसी सदस्य के खिलाफ नहीं लाया जा सकता है, जब तक किसी का कार्यकाल 1 वर्ष ना हो जाए अविश्वास प्रस्ताव नहीं लगाया जा सकता। तो ये क्या हो गया, आपका गलत हो गया। ये आपके विधानसभा के बारे में भी है, ठीक, आपका लोकसभा के बारे में भी है, पंचायत के बारे में भी है, ठीक। यह उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 3/4 बहुमत से पारित होना चाहिए। जी हाँ, जो जब अविश्वास प्रस्ताव लगेगा तब जब वोटिंग होगा तो जो जितने लोग वोटिंग करेंगे, उपस्थित रहेंगे, मतदान करेंगे, उसके 3/4 3/4 बहुमत से ये क्या होना चाहिए, पारित होना चाहिए। ये आपका सही है। यह कुल सदस्यों के 2/3 से अधिक सदस्यों द्वारा पारित होना चाहिए। जी हाँ, उपस्थित और मतदान करने वाले का 3/4 होना चाहिए, साथ ही साथ कुल सदस्य के 2/3 से अधिक सदस्यों के द्वारा होना चाहिए, तो यह भी आपका सही है। यह कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, 2/3 बहुमत नहीं, 2/3 से अधिक होना चाहिए। 2/3 मतलब एग्जैक्ट 2/3 हो गया, 2/3 से ज्यादा होना चाहिए, तो 4 गलत हो जाएगा। सरपंच अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध कलेक्टर के समक्ष अपील कर सकता है। जी हाँ, अगर सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव से हटाया गया है, सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव से हटाया गया है, तो उनको 7 दिन के भीतर कलेक्टर के पास अपील करना रहता है कि ये गलत हुआ है, अगर उनको कुछ बताना है तो। सरपंच अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध 15 दिन के भीतर अपील कर, गलत, या भी बताया, अरे